Hello students, in this video we will discuss about electric field due to an infinite plane sheet of charges। हमारे फर्स्ट चैप्टर में जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया था, पहले हमने कूलम्स लॉ का डेरिवेशन किया था, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे हमने एक डायपोल का केस लिया, वहाँ पे हमारे दो चार्जेस थे, उनके थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उनके एक्सियल पॉइंट पर या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना होगा वो हमने फाइंड आउट किया था। इस चैप्टर में हम गॉस थ्योरम की हेल्प से कि नंबर ऑफ चार्जेस है, हमारे पास एक या दो चार्ज नहीं है, नाउ वी हैव नंबर ऑफ चार्जेस एंड उनका अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो केस डिस्कस किया था उसमें था, पहले हमने कूलम्स लॉ को डिराइव किया था विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम एंड नेक्स्ट स्टेप पे हमने चार्जेस हमारे एक लाइन में क्या थी अरेंज थे, या फिर हम एक वायर ले लें, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर या फिर इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, आपके चार्जेस एक लाइन में अरेंज थे, तो उस लाइन के थ्रू, लाइन ऑफ चार्जेस के थ्रू उसके आसपास के सरफेस पे हमने कंसीडर किया था हमारा गॉसियन सरफेस एंड लाइन ऑफ चार्जेस के केस में हमारा गॉसियन सरफेस था एक सिलेंडर। तो गॉसियन सरफेस पे या फिर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमने फाइंड किया था। इस केस में हमारे पास एक लाइन नहीं है, नाउ वी हैव अ प्लेन शीट, हमारे पास क्या एक शीट है। ठीक है, शीट मीन्स प्लेन आपका 2 डायमेंशनल है, वायर आपका 1 डायमेंशनल था। प्लेन शीट का केस ले रहे हैं और इस पे क्या है नंबर ऑफ चार्जेस है, मतलब हमारे पास एक शीट है, उस शीट में क्या है वी हैव नंबर ऑफ चार्जेस। अब इस शीट के थ्रू, इस प्लेन के थ्रू इसके आसपास के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमने फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। देखिए यहाँ पे अब हम जितने भी केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उसमें हमने मेन जो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलना है। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई के लिए था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस होता है, बट अगर आपका थीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा तो आपका कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगा, तो उसके लिए ओवरऑल पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम ई डी एस ले रहे हैं, सिर्फ हम वही वाला केस ले रहे हैं जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड डी एस दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 है, मीन्स दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है, दोनों के बीच एंगल 0 होगा। ऑन दैट केस वैल्यू ऑफ cos थीटा विल बी इक्वल टू 1, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास प्लेन शीट है, तो यहाँ पे हमारे पास दो सरफेस हैं, हमारे पास क्या है उसके दो फेस हैं। प्लेन शीट है तो शीट के हमारे पास क्या है दो सरफेस मान लीजिए या फिर दो उसके फेसेस हैं। देन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई डी एस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। हमने ई डी एस क्यों लिया, 2 बार क्यों लिया, क्योंकि यहाँ हमारे पास दो फेस हैं, प्लेन शीट के हमारे पास दो फेस हैं, दो सरफेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट क्या होगा, टोटल कितना होगा, वो दोनों का क्या होगा सम होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा दोनों फेस का क्या होगा सम होगा, इसलिए हमने यहाँ पे ई डी एस प्लस ई डी एस लिया है। एंड आपका मान लीजिए कंसिडर कर रहे हैं कि टोटल सरफेस ऑफ दिस प्लेन इज एस, एक फेस का सरफेस एस है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू आ जाएगा ई एस प्लस ई एस। हमने 2 क्यों लिया है, 2 टाइम ई एस एंड ई एस क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे प्लेन शीट है उसके दो फेस हैं, दो सरफेस हैं, इसलिए ई एस प्लस ई एस किया है। देन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई विल बी इक्वल टू 2 ई एस ई इंटू एस। एस आपका एक फेस का सरफेस एरिया है और प्लेन में हमारे पास दो फेसेस हैं, इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई विल बी इक्वल टू 2 ई एस। ओके, now according to Gauss theorem this phi will be equal to q by epsilon naught। phi की वैल्यू कितनी होगी q by epsilon naught। phi की वैल्यू है 2es एंड phi की वैल्यू है q by epsilon naught, it means these two values will be equal, q by epsilon naught will be equal to 2es। okay, q by epsilon naught will be equal to 2es। Now we are considering the surface charge density of this plane sheet is equal to sigma। हमने इससे किसे कंसिडर किया कि ये वैल्यू है सरफेस चार्ज डेंसिटी।
इसका सरफेस एरिया S है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस Q हैं, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू Q बाई S एंड हियर वी आर इंडिकेटिंग दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी विद द सिंबल सिग्मा। हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से इंडिकेट कर रहे हैं एंड दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू Q बाई S। जब हमने वायर के केस में या लाइन ऑफ चार्जेस के केस में हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी लिया था, जिसको हमने लैम्डा से इंडिकेट किया था एंड दैट वैल्यू वाज इक्वल टू Q बाई L। वहाँ पे वन डायमेंशनल हमारा केस था, बट यहाँ पे हमारे पास सरफेस है, तो हियर वी हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड दिस सिग्मा विल बी इक्वल टू Q बाई S। हियर वैल्यू ऑफ Q विल बी इक्वल टू सिग्मा S। Q को सेपरेट कर देंगे, देन वैल्यू ऑफ Q विल बी इक्वल टू सिग्मा S। यहाँ से हमारी Q की वैल्यू आ गई। सिग्मा क्या है? सिग्मा आपका यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है। नाउ वी विल पुट वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम दिस रिलेशन। यहाँ पर हम वैल्यू Q की पुट कर देंगे, Q इक्वल टू सिग्मा S, देन Q की जगह पर हमने सिग्मा S पुट कर दिया है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2ES। वी विल सेपरेट E को सेपरेट करेंगे, E की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्जेस। हमने पहले एक लाइन ऑफ चार्जेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था इससे प्रीवियस केस में। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्जेस है, बट वो आपका एक प्लेन का कोऑर्डिनेट समझ लीजिए या 2 डायमेंशन समझ लीजिए, उस तरह से अरेंज है एक प्लेन के टर्म में, इसको हम समझेंगे। तो जो शीट है इसकी 2 फेसेस हैं, इसलिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई की वैल्यू लिया है 2ES। ओके, now we will find electric field E due to uniformly charged sphere। पहले हमने सिंगल चार्ज लिया, फिर डायपोल वाला केस लिया, उसमें हमारे पास 2 चार्जेस थे। देन हम लोगों ने गॉस थ्योरम की हेल्प से लाइन ऑफ चार्जेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। इससे प्रीवियस वाले केस में हमने एक प्लेन शीट ऑफ चार्जेस है, उसके थ्रू किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू को फाइंड किया कि E की वैल्यू कितनी होगी, एंड दैट वाज E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या था? सिग्मा वहाँ पर आपका था सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, अब यहाँ पर हम ले रहे हैं कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है। एक क्या हमारे पास? सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर समझ लीजिए कि सॉलिड है मीन्स इस पे जो चार्जेस हैं वो आपके यूनिफॉर्मली क्या है? स्प्रेड है। ऐसा नहीं कि स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर चार्ज ज़्यादा है या फिर चार्ज कम है। ये स्फीयर हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ये स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है? कैपिटल R। हमारे पास ये एक स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस है कैपिटल R। इस स्फीयर में क्या है? चार्जेस यूनिफॉर्मली क्या है? हर जगह पे स्प्रेड है। ये आपका एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल R। ये ध्यान रखिए, सॉलिड का स्फीयर का रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। अब इस सॉलिड स्फीयर के थ्रू डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमने फाइंड करना है। फर्स्ट केस में हम लेंगे एक्सटर्नल पॉइंट। ये सॉलिड स्फीयर है तो सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r आपका जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल r। कैपिटल R आपका सॉलिड स्फीयर का रेडियस है, ये ध्यान रखना है। अब जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है तो पहले हमने वहाँ पर एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया है। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमने गॉसियन सरफेस आपका रियल नहीं होता है, ये हमारा एक इमेजनरी सरफेस होता है जो हम कंसीडर करते हैं कि हाँ हमने यहाँ पर है, ये आपका R है, यहाँ पर हमने एक इमेजनरी गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया, ये इमेजनरी होता है, ठीक है। डिस्टेंस R पर इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? गॉस थ्योरम की हेल्प से। हम यहाँ पर जितनी भी डेरिवेशंस कर रहे हैं ये सब आपकी गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस है। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस का मीनिंग यही है कि हम जितने भी फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं वो हम विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम डिराइव कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। देखिए इससे पहले तक मैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस कर रहे थे, मैंने यहाँ पर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए लिखा है। क्यों लिखा है?
दोनों का मीनिंग सेम है। बुक में कहीं पर ये DS से इंडिकेट हुआ है, किसी बुक में ये आपका DA करके इंडिकेट हुआ है। आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए मैं दोनों ही टर्म्स को यूज़ कर रही हूँ। अभी तक के केसेस में इसको हमने DS से इंडिकेट किया था, मैंने यहाँ पर DA से इंडिकेट कर दिया है, जिससे कि आपको पता रहे कि हम DA और DS दोनों को ही यूज कर सकते हैं। दोनों का मीनिंग यहाँ पर सरफेस एरिया है। तो फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर DA, देन इट विल बी, हम लोग कौन सा केस लेंगे, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, फॉर दैट केस कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1, देन दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ EDA। ठीक है, नाउ हियर इंटीग्रेशन ऑफ EDA विल बी इक्वल टू E आपका बाहर आ जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ DA विल बी इक्वल टू A मीन्स एरिया ऑफ दिस स्फेयर, area of this sphere. Now what will be area of this sphere? Area of this sphere will be equal to 4 pi r square. Why this value will be equal to 4 pi r square? ये आपका एक गॉसियन सरफेस है, ये आपका एक स्फेरिकल सरफेस है। स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r, दिस डिस्टेंस इज r, रेडियस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस इज r, स्मॉल r, so this value will be equal to 4 pi small r square. Then we know from Gauss theorem this phi will be equal to q by epsilon naught, so this q by epsilon naught will be equal to E into 4 pi r square. From here we will get E equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. जब हम कूलम्स लॉ को डिराइव कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, तो ये टर्म्स हमने यहाँ तक का प्रोसेस हमने उसमें सेम किया हुआ है, बट इसमें डिफरेंस कहाँ से आ गया है, इसमें डिफरेंस देखिए क्या है। यहाँ पर हमारे पास एक सॉलिड स्फेयर है, एंड नाउ हियर वी आर कंसीडरिंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस स्फेयर। सॉलिड स्फेयर आपका क्या है, 3 डायमेंशनल है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड वी आर कंसीडरिंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, इसको हमने इंडिकेट किया रो से, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू Q बाई V। ये सॉलिड स्फेयर है, इसका वॉल्यूम हम कंसीडर करें V है, एंड टोटल चार्ज ऑफ दिस स्फेयर इज Q, सो दिस रो विल बी इक्वल टू Q बाई V, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कि कितने वॉल्यूम में कितना चार्ज है, दैट विल बी इक्वल टू Q बाई V। नाउ व्हाट इज फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर। स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r³ होता है फॉर्मूला। ये हमारा जो सॉलिड स्फेयर है, देखिए ये जो r है, ये गॉसियन सरफेस में जो फॉर्मूला था, यहाँ पर हमने सरफेस एरिया निकाला इस गॉसियन सरफेस का, इस स्फेयर का, बड़े वाले स्फेयर का, इसलिए यहाँ पर स्मॉल r यूज़ हुआ है, क्योंकि इस बड़े वाले स्फेयर का रेडियस स्मॉल r। लेकिन यहाँ पर जो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाले वो हम इस सॉलिड स्फेयर का निकाल रहे हैं, एंड सॉलिड स्फेयर का रेडियस क्या है, कैपिटल R। सो हियर जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड स्फेयर, दिस विल बी इक्वल टू 4/3 पाई r³ होता है, और यहाँ पर हमारा सॉलिड स्फेयर का रेडियस क्या है, कैपिटल R, सो दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल R³। फ्रॉम हियर वैल्यू ऑफ Q विल बी इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R³ रो, ठीक है। ये फॉर्मूले में जो है ये हमारा गॉसियन सरफेस का रेडियस है, यहाँ पर हमारे पास जो कैपिटल R है ये हमारा सॉलिड स्फेयर का रेडियस है। तो जब हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो वहाँ पे हमारा कैपिटल R है, कैपिटल R³ रो। यहाँ से हम Q की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। देखिए हमने Q की वैल्यू पुट कर दिया इस फॉर्मूले में, Q की वैल्यू पुट कर दिया 4/3 पाई कैपिटल R³ रो, जो यहाँ से फॉर्मूला है वही वैल्यू हमने Q की यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, जो इसका रिमेनिंग टर्म था वो हमने लिख दिया। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, 4 पाई आपका देखिए कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली रिमेनिंग पार्ट रहेगा E इक्वल टू रो कैपिटल R³ डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द केस व्हेन स्मॉल r विल बी ग्रेटर देन कैपिटल R। मीन जो आपका गॉसियन, आप सॉलिड स्फेयर के किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसके लिए आपका ये फॉर्मूला रहेगा। मीन्स एक्सटर्नल पॉइंट लिया हमने यहाँ पे P1, हमने कौन सा केस लिया, P1, व्हेन दिस स्मॉल r मीन्स रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ दिस सॉलिड स्फेयर। गॉसियन सरफेस का रेडियस सॉलिड स्फेयर का रेडियस कैपिटल R से ज़्यादा है, एक्सटर्नल पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर रहे हैं, उस केस के लिए हमारा ये फॉर्मूला है। ओके,
नाउ वी विल सी नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट केस ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर हमने पॉइंट लिया है P2। P1 आपका एक्सटर्नल पॉइंट था, P2 आपका सरफेस पर पॉइंट है, एंड P3 नेक्स्ट केस लेंगे हम इंटरनल पॉइंट लेंगे। इन केस ऑफ P2 देखिए, अगर हम इसका सरफेस पर सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर कोई पॉइंट लेते हैं और वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है कि सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। ऑन दैट केस दिस स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R। देखिए P2 के केस में क्या हो जाएगा, आपका स्मॉल r डिस्टेंस ऑफ पॉइंट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर, मीन्स स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R। अगर हम किसी सरफेस के पॉइंट को लेंगे तो क्या होगा उस केस में देखिए आप सिंपली क्या कर दीजिए, यहाँ पे स्मॉल r की जगह पे हम कैपिटल R पुट कर देंगे। देन हियर वी हैव r क्यूब एंड हियर वी हैव कैपिटल R स्क्वायर। देन R स्क्वायर से यहाँ ऊपर का एक 2 R स्क्वायर कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देन रिमेनिंग आपके पास बचेगा r क्यूब डिवाइडेड बाई R स्क्वायर विल बी इक्वल टू R। ठीक है, तो फाइनली हमें फॉर्मूला मिल जाएगा यहाँ से E इक्वल टू रो कैपिटल R डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये किस केस में है, हाँ, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस पॉइंट ऑफ दिस स्फीयर। स्फीयर के सरफेस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट एंड r इज द रेडियस ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। नाउ वी विल टेक थर्ड केस कि आपका जो पॉइंट P3 है, हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P3। तो देखिए P3 के केस में क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ P3 इस पॉइंट पे इंटरनल पॉइंट लेते हैं। इन दिस केस दिस वैल्यू ऑफ स्मॉल r विल बी लेस देन कैपिटल R। देखिए P3 में क्या हो जाएगा, आपका जो ये पॉइंट है ये आपका इस सॉलिड स्फीयर के अंदर आ जाएगा। अब इसका अगर हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें तो हमारा गॉसियन सरफेस इस तरह से ड्रॉ होगा। देखिए स्फीयर के अंदर गॉसियन सरफेस ड्रॉ होगा, और अब इसकी जो डिस्टेंस r होगी स्मॉल r, अगर हम इसकी डिस्टेंस स्मॉल r लिया है ना, हमने पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल r लिया है। इन दिस केस दिस स्मॉल r विल बी लेस देन कैपिटल R। ओके, नाउ व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ q इन दिस केस। जब हमने सॉलिड स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट लिया था तो हमने जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिया था तो हमने इस पूरे स्फीयर का लिया था। ओके, अब अगर हमारा पॉइंट इस स्फीयर के अंदर आ गया है, अब हमने जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेना है या फिर जिसके चार्ज लेना है, जिसके थ्रू इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो अब हमने सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन लेना है स्फीयर का। P3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए अब हमने जो सरफेस चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिया था ना, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू Q बाई V, तो इसमें हमने जो वॉल्यूम लिया था पहले वाले केस में, एक्सटर्नल केस में, वो हमने पूरे स्फीयर का लिया था। लेकिन अब हमारा पॉइंट इस स्फीयर के अंदर आ गया है, सॉलिड स्फीयर के अंदर आ गया है। अब हमने जो वॉल्यूम लेना है वो हमने पूरे स्फीयर का नहीं लेना है, सिर्फ स्फीयर का जो पार्ट इस पॉइंट के अंदर है सिर्फ उसी पोर्शन का हमने वॉल्यूम लेना है, एंड दैट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। पहले केस में हमने ओवरऑल स्फीयर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था पॉइंट P1 पर, इसलिए हमने जो वॉल्यूम लिया था वो पूरे स्फीयर का लिया था। लेकिन जब हमारा पॉइंट P3 इस स्फीयर के अंदर आ गया है तो अभी हमने जो वॉल्यूम लेना है, जो वॉल्यूम या चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए जो वॉल्यूम लेना है वो सिर्फ हमने वही पार्ट लेना है जो इस पॉइंट के अंदर है। इस पॉइंट पर जो अगर हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, इसके अंदर जो पार्ट है सिर्फ उसका वॉल्यूम लेना है, एंड दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इंटू रो, तो V की वैल्यू हो गया 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। रो क्या है आपका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ओके, नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम दिस फॉर्मूला हियर। देखिए यहाँ पर Q की वैल्यू है, E की वैल्यू क्या होती है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। स्मॉल r स्क्वायर था हमारे पास फॉर्मूले में पहले भी। Q की वैल्यू अब हमने पुट करना है व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R,
तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब रो, और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ओके, जब यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आर स्क्वायर है, यहाँ पर स्मॉल आर क्यूब है। अब सेम है हमारे पास स्मॉल आर, इस केस में कैपिटल आर नहीं है। तो जब सेम है, अब यहाँ पे आर क्यूब को आर स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो आपका यहाँ पे सिर्फ आर बचेगा, रिमेनिंग पार्ट। देन फाइनली वी विल गेट फॉर्मूला E इक्वल टू रो आर बाई 3। ये हमारा थर्ड केस था, व्हेन स्मॉल आर विल बी लेस देन कैपिटल आर। उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E को फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमारा अनदर केस है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड E फॉर अ हॉलो स्फेयर। तो उसमें भी हमने 3 केसेस लेने हैं, पॉइंट P1, P2, P3। फर्स्ट केस रहेगा व्हेन स्मॉल आर विल बी ग्रेटर देन कैपिटल आर, जैसे हमने इसके लिए किया है। सेकेंड होगा व्हेन स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर। तो बाकी दोनों, ये दोनों केसेस आपके सेम रहेंगे, जैसे सॉलिड स्फेयर के लिए हमने वैल्यू को फाइंड आउट किया है, सेम चीज़ हमारा हॉलो स्फेयर के लिए भी रहेगा। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आएगा थर्ड केस में, व्हेन स्मॉल आर विल बी लेस देन कैपिटल आर। इस केस में हमारे पास Q की वैल्यू ये थी फॉर अ सॉलिड स्फेयर, बट इन केस ऑफ हॉलो स्फेयर, स्फेयर तो आपका अंदर से क्या है, खोखला है, अंदर कुछ भी नहीं है। इन केस ऑफ पॉइंट P3 के केस में जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू निकालेंगे, तो पॉइंट P3 के केस में क्या हुआ, मीन्स आपका इंटरनल पॉइंट लिया है आपने हॉलो स्फेयर का। तो इंटरनल पॉइंट जब आपका हॉलो है, वहाँ पे कुछ नहीं है, तो ऑन दैट केस Q विल बी इक्वल टू 0। सॉलिड स्फेयर के केस में हमारा स्फेयर के अंदर चार्ज था, इसलिए Q की वैल्यू ये थी। लेकिन हॉलो स्फेयर के केस में अंदर का चार्ज 0 होगा, अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड जब आप Q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E विल बी इक्वल टू 0। सिंपली देखिए Q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, हॉलो स्फेयर के केस में जो 2 केसेस हैं आपका एक्सटर्नल पॉइंट एंड सरफेस के केस में, उन दोनों केसेस में व्हेन स्मॉल आर विल बी ग्रेटर देन कैपिटल आर एंड व्हेन स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर, इन दोनों केसेस में आपका सेम प्रोसेस रहेगा। बट थर्ड केस में क्या होगा, आपका Q की वैल्यू 0 हो जाएगा हॉलो स्फेयर के केस में, सो वैल्यू ऑफ E विल बी 0। तो ये हमारी गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन थी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर कैपेसिटर्स। थैंक यू।